नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप एसएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए एकदम गेम चेंजर होने वाला है। ये क्वेश्चंस एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पर बेस्ड हैं। हम इस प्रैक्टिस सेट में 25 सवाल करेंगे और हर एक सवाल का आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा ताकि आप सिर्फ आंसर न जाने बल्कि कॉन्सेप्ट को भी समझ सके। वीडियो के एंड तक आप अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई कर लोगे और एसएससी के लिए एक स्टेप और भी आगे बढ़ जाओगे। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। और चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास में जो पहला सवाल है उसमें हमें क्या करना है कि जो गिवन अंडरलाइन वर्ड है उसका हमें करेक्ट अल्टरनेटिव फाइंड करना है कि इनमें से, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो इस सेंटेंस के इस अंडरलाइन पार्ट को सही से रिप्लेस कर सकेगा बिना किसी ग्रामेटिकल मिस्टेक के। तो चलिए एक बार सेंटेंस को पढ़ते हैं। ही हैड द मोर स्प्लेंडिड कलेक्शन ऑफ एंटिक पेंटिंग्स एवर। यानी कि यहां अगर आप देखेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, आप उसके पास में जो एंटिक पेंटिंग्स का कलेक्शन था उसको क्या कर रहे हैं, उसको बाकी सभी अब तक के सभी एंटिक कलेक्शंस जितने भी हुए हैं उन सबसे कंपेयर कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन सभी कलेक्शंस के मुकाबले ये जो पेंटिंग था, ये जो पेंटिंग का कलेक्शन था, ये सबसे बेस्ट था। तो यानी कि यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो आप क्या करना चाह रहे हैं, आप इसको सबसे बेस्ट बताना चाह रहे हैं। यानी कि यहाँ पे ये जो स्प्लेंडिड है ये क्या होना चाहिए, ये सुपरलेटिव डिग्री में लिखा जाना चाहिए। और यहां से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या यूज हुआ है, द यूज हुआ है। और हमें पता है कि द जो है हमेशा किसके, कौन से डिग्री ऑफ कंपैरिजन के आगे यूज होता है, सुपरलेटिव डिग्री के आगे यूज होता है। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आना चाहिए स्प्लेंडिड का। तो स्प्लेंडिड का सुपरलेटिव डिग्री कौन सा होता है, मोस्ट स्प्लेंडिड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है या ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैंने अक्सर देखा है कि आप में से कई लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनता है। अब आप में से कई सारे लोग क्या किए होंगे कि स्प्लेंडिड का जो सुपरलेटिव डिग्री है वो स्प्लेंडियस्ट लिखते होंगे। तो यहाँ पे याद रखिए कि जब भी कोई भी ऐसा वर्ड है जिसमें क्या है, दो या फिर दो से अधिक सिलेबल्स आते हैं, दो या दो से अधिक सिलेबल्स आते हैं, तो उनका सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उनके आगे मोर या मोस्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ स्प्लेंडिड को अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या हुआ है, दो सिलेबल्स का यूज हुआ है, एक स्प्लेंड हो गया और दूसरा डिड। तो इस तरह से जितने भी दो या दो से अधिक सिलेबल्स वाले वर्ड होंगे उनके साथ में हमेशा ही क्या होगा, मोर या मोस्ट का यूज होगा उनका सुपरलेटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए। और जो एक सिलेबल वाले वर्ड होते हैं उनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आईईआर या फिर आईईएसटी, बस ये जो है ऐड कर देते हैं। दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन में हमें इस गिवन अंडरलाइन वर्ड का क्या करना है, एंटोनिम बताना है। तो यहाँ पे चलिए सेंटेंस को एक बार पढ़ते हैं। द कंपनी प्लान्स टू एक्सपैंड इट्स ऑपरेशंस इनटू ग्लोबल मार्केट सून। यानी कि कंपनी क्या करना चाहती है, ग्लोबल मार्केट्स में अपने ऑपरेशंस को जल्दी ही एक्सपैंड करना चाहती है। अब एक्सपैंड करने का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज को फैलाना। तो यहाँ पे इस वर्ड का जो अपोजिट मीनिंग हो सकता है वो क्या हो सकता है, किसी भी चीज को कम करना। तो हमें यहाँ पे बस ये चारों ऑप्शंस को देखना है और फिर पता लगाना है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है कम करना या फिर किसी भी चीज को कंट्रोल करना। तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, एलिमिनेट करना। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को पूरी तरह से खत्म कर देना। तो यहाँ पे ये तो आपका आंसर नहीं होगा। स्प्रेड करना, स्प्रेड क्या है, स्प्रेड का भी मतलब होता है फैलाना ही, ठीक है। एक्सपैंड करना, तो ये तो क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। फिर तीसरा ऑप्शन है रेस्ट्रिक्ट करना। रेस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज पे लगाम लगाना। लगाम मतलब क्या होगा, कंट्रोल करना। तो यहाँ पे जो करेक्ट एंटोनिम होगा एक्सपैंड का वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 रेस्ट्रिक्ट। और चौथा ऑप्शन डाइवर्सिफाई। इसका भी मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है, स्प्रेड करना ही होता है, चीजों को क्या करना, डाइवर्सिफाई करना, यानी अलग अलग चीजों को लेके आना। तो इससे क्या होगा, चीजें जो है कहीं ना कहीं एक्सपैंड ही तो होंगी। दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो गिवन ईडियम है उसका अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। तो चलिए ईडियम को एक बार पढ़ते हैं। टू शो द व्हाइट फेदर यानी सफेद पंख दिखाना, इसका क्या मतलब हो सकता है, टू एक्ट कोवार्डली, टू शो एंगर, टू मेंटेन पीस और टू एक्ट ब्रेवली। तो यहाँ चारों ऑप्शंस को पढ़ने के बाद आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जो क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 मेंटेन पीस को करेक्ट आंसर मार्क कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है क्या दिया हुआ है, व्हाइट फेदर दिया हुआ है। और व्हाइट फेदर क्या होता है, कहीं ना कहीं व्हाइट कलर जो है ये किसका सिंबल है, पीस का सिंबल है। तो इस वजह से कई सारे लोग आप क्या करेंगे, आप में से
इस थर्ड ऑप्शन को करेक्ट आंसर मार्क कर देंगे, पर ये हमारा जो है करेक्ट आंसर नहीं है। देखिए दोस्तों, हर एक इडियम के पीछे कोई ना कोई क्या होती है, स्टोरी होती है। तो चलिए मैं आपको इस इडियम के पीछे की कहानी बताता हूं, जिससे आपको ये इडियम अच्छे से याद हो जाए। तो बात है इंग्लैंड की, हो रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का समय था, और इस वर्ल्ड वॉर में कई सारे इंग्लैंड के ऐसे डरपोक पुरुष थे जो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे। तो ऐसे सभी पुरुषों को कहीं ना कहीं ये दिखाने के लिए, उन सभी पुरुषों की बेइज्जती करने के लिए, वहां के जो वुमेन और जो चाइल्ड थे वो क्या करते थे, इन लोगों को जाके व्हाइट फेदर्स देते थे। ठीक है, ये दिखाने के लिए कि आप सब क्या है, आप सब डरपोक हैं। तो यहां से ये जो व्हाइट फेदर है, ये जो है कहीं ना कहीं एक शांति का प्रतीक ना होकर के किसका प्रतीक बन गया, ये जो है आपका कायरता का, कॉवर्डाइज का प्रतीक बन गया। और इसीलिए जो है यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, टू एक्ट कोवार्डली। व्हाइट फेदर दिखाने का मतलब होता है क्या, कि आप जो है कहीं ना कहीं कायरता से काम करते हैं, या फिर आप कायर हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है हमें, कि ये जो गिवन सेंटेंस है इसको क्या किया गया है, 4 अलग अलग सेगमेंट्स में बांट दिया गया है, और हमें पढ़ करके बताना है कि कौन सा सेगमेंट है जिसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है। तो यहाँ पे चलिए सेंटेंस को एक बार पढ़ते हैं। माई ब्रदर ट्रेन्स यंग गर्ल्स। तो यहाँ पे ये बात तो सही हो गया कि वो जो है आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, आप उसके प्रोफेशन के बारे में बता रहे हैं कि आपका भाई क्या करता है, यंग गर्ल्स को ट्रेन करता है। तो यहाँ पे कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है। एट द फुटबॉल अकेडमी, कहाँ पे ट्रेन करता है, फुटबॉल अकेडमी में ट्रेन करता है। वेरास, जबकि मैं क्या करता हूं, आई गेट्स a handsome salary to teach mathematics at the same place। जबकि मैं क्या करता हूं, मैं उसी सेम प्लेस पे मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, जिसके लिए मुझे क्या मिलता है, हैंडसम सैलरी मिलता है। आई गेट्स अ हैंडसम सैलरी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो पार्ट है आई गेट्स, यहाँ आई गेट्स ना होकर के क्या होना चाहिए, आई गेट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ आप अपने प्रोफेशन के बारे में बता रहे हैं, और प्रोफेशन के बारे में बात करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई, यू या फिर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है उनके साथ में हमेशा क्या होता है, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। तो यहाँ पे इस वाले पार्ट में जो है क्या है, मिस्टेक है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, आई गेट्स अ हैंडसम सैलरी। यहाँ आई गेट्स ना होकर के आई गेट होना चाहिए था। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस गिवन वर्ड का सिनोनिम बताना है। तो यहाँ पे जो वर्ड है वो कौन सा है, वो रिवरेंट है। और अगर आप जरा सा भी वोकैबुलरी पढ़ते हैं दोस्तों, तो आप इजिली इस चीज का करेक्ट आंसर बता सकते हैं। जो कि क्या होता है, रेवरेंट का जो करेक्ट मीनिंग होता है वो क्या होता है, रिस्पेक्टफुल होता है, यानी काफी ज्यादा आदरणीय, रिस्पेक्टफुल। तो यहाँ इस तरह से जो ऑप्शन नंबर 4 है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये 4 सेंटेंसेस में से उस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है जो ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो चलिए अब सेंटेंसेस को पढ़ना शुरू करते हैं। एन अनएक्सपेक्टेड पावर फेलियर कंप्लीटली फॉइल्ड द प्लान ऑफ द टीम। यानी कि यहाँ पे कोई एक अनएक्सपेक्टेड पावर फेलियर हुआ था, जिसने क्या किया था, टीम के पूरे प्लान को चौपट कर दिया था, फॉइल कर दिया था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो पावर कट था, ये जो पावर अनएक्सपेक्टेड पावर फेलियर था, ये कैसा था, क्या ये कोई एक डेफिनेट पावर फेलियर था, नहीं, ये जो है अनएक्सपेक्टेड था। यानी कि यहाँ पे ये जो पावर फेलियर था वो इनडेफिनिट था। ठीक है, तो यहाँ इनडेफिनिट होने की वजह से, यानी कि एक रैंडम सा पावर फेलियर हुआ था, उसकी वजह से क्या है, यहाँ पे जो इनडेफिनिट आर्टिकल एन है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर उसने क्या किया था, उसने टीम के प्लान को फॉइल किया था। अब यहाँ पे कौन सी टीम, कौन सा प्लान, तो यहाँ पे अगर आप किसी टीम के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आप उस टीम को ऑलरेडी जानते हैं। तो अगर आप टीम को जानते हैं तो वो टीम जो है कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, आपके लिए पर्टिकुलर हो जाएगा। और अगर किसी टीम के प्लान के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर बाद में वो प्लान भी कहीं ना कहीं क्या होगा, पर्टिकुलर ही होगा। तो यहाँ कोई भी पर्टिकुलर टीम और उसके पर्टिकुलर प्लान के बारे में बात करने के लिए हम क्या करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। दोस्तों 7th क्वेश्चन में हमें फिर से क्या करना है कि जो अंडरलाइन वर्ड है उसका करेक्ट अल्टरनेटिव पहचानना है। करेक्ट आंसर क्या हो सकता है इस शब्द की जगह पे, वो पहचानना है। सो सेंटेंस है, द ब्रेड वॉज ड्रायर एंड स्टेल। यानी कि ब्रेड क्या था, वो क्या था, ड्रायर था। ड्रायर मतलब क्या होता है, सूखा होता है, और क्या था, स्टेल था। तो यहाँ पे फिर से अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो स्टेल दिया हुआ है और जो ड्रायर दिया हुआ है वो दोनों ही किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। किससे, एंड से जुड़े हुए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है
कि जो एंड है वो एक ऐसा शब्द है कि इसके लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे जो भी चीजें दी होती हैं वो क्या होता है, वो सेम ही होना चाहिए। ठीक है, एंड क्या करता है, हमेशा सेम चीजों को जोड़ने का काम करता है, सेम चीजों को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टेल क्या है, स्टेल पॉजिटिव डिग्री में दिया हुआ है, और ड्रायर क्या है, वो कहीं ना कहीं आपका कंपैरेटिव डिग्री में दिया हुआ है। तो यहाँ दोनों ही डिग्रीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब आप क्या करेंगे, इस ड्रायर को जो है पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे या फिर स्टेल को जो है कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे, क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ब्रेड के एक क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं हम, इस ब्रेड को किसी दूसरे ब्रेड के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं, तो बस सिंपल सा हम क्या कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो सिंपल क्वालिटीज के बारे में बात करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। यानी यहाँ पे ये जो ड्रायर है ये किस में हो जाना चाहिए था, पॉजिटिव डिग्री में हो जाना चाहिए इसको। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 ड्राई हो जाएगा। द ब्रेड वॉज ड्राई एंड स्टेल। दोस्तों 8th क्वेश्चन में हमें फिर से क्या करना है कि ये जो गिवन अंडरलाइन वर्ड है इसका क्या करना है, इसका हमें करेक्ट स्पेलिंग बताना है। So after their disagreement, they decided to separate their belongings and part ways. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो वर्ड है वो कौन सा है, सेपरेट है। और सेपरेट का यार बड़ा सिंपल सा स्पेलिंग होता है SEPE। नहीं 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 नहीं, ई नहीं आता यहाँ पे आता है A, क्योंकि आप में से कई सारे बच्चे हैं, कई सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, ई यहाँ पे सेपरेट में ई लगा देते हैं पी के बाद में। तो यहाँ याद रखिएगा कभी भी पी के बाद में ई नहीं आएगा, ए आएगा। तो यहाँ SEPARATE सेपरेट, और सेपरेशन का भी यहीं पे जो है लगे हाथ मीनिंग स्पेलिंग जान लीजिए, SEPARATION। सेपरेशन में भी क्या होता है, ए ही आता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 सेपरेट हो जाएगा करेक्ट स्पेलिंग। दोस्तों 9th क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4 अंडरलाइन वर्ड्स दिए गए हैं, और इन 4 अंडरलाइन वर्ड्स में से कोई तो एक ऐसा स्पेलिंग है जो कि क्या है, रॉन्ग है। तो हमें यहाँ पे गलत स्पेलिंग को आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए देखते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। एप्रिशिएट, APPRECIATE एप्रिशिएट, ये जो है करेक्ट स्पेलिंग है। फिर प्रमोशनल, PROMOTIONAL प्रमोशनल, ये भी करेक्ट स्पेलिंग है। कॉन्ट्रीब्यूट, CONTRIBUTE कॉन्ट्रीब्यूट, ये भी जो है आपका करेक्ट स्पेलिंग है। और कम्युनिटी, कम्युनिटी, ये जो 4th स्पेलिंग है, अगर 3 सही है तो इसका मतलब ये जो चौथा ये तो ऑटोमेटिकली गलत है। और हमको, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप सबको कम्युनिटी का स्पेलिंग तो आता ही होगा। कम्युनिटी में क्या होता है, डबल M आता है, कम्युनिटी। और कम्युनिटी के साथ साथ और एक जो कंफ्यूज करने वाला काफी स्पेलिंग है, कम्युनिटी से मिलता जुलता ही है, वो कौन सा है, कमिटी है, COMMITTE। यहाँ पे याद रखिएगा कि कमिटी में क्या होता है, डबल M, डबल T और डबल E आता है। 10th क्वेश्चन है, The scientist conducted a series of experiments to dash his hypothesis। यानी कि साइंटिस्ट ने क्या किया था, कई सारे a series of experiments यानी कि लगातार एक जो है एक्सपेरिमेंट्स की एक श्रृंखला को जो है कंडक्ट किया था, क्या करने के लिए, अपने हाइपोथेसिस को क्या करने के लिए, हाइपोथेसिस को कहीं ना कहीं सही साबित करने के लिए। तो किसी चीज को सही साबित करने का जो मतलब होता है इंग्लिश में वो क्या हो सकता है, वो जो है ऑप्शन नंबर 4 वेरीफाई होता है। किसी चीज को वेरीफाई करना यानी कि किसी भी चीज को जो है सही साबित करना। जैसे कि आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी आता है, आपका DAB भी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा, चेक किया जाएगा कि वो सही है या नहीं। दोस्तों 11th क्वेश्चन, चलिए देखते हैं क्या करना है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज एन एरर इन द यूज ऑफ फ्रेजल वर्ब्स। यानी कि ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और चारों ऑप्शंस में से, चारों सेंटेंसेस में से हमें उस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है जिसमें फ्रेजल वर्ब का गलत इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों पहला सेंटेंस है, व्हाई डज शी ब्रेक आउट विथ ऑल हर नियर एंड डियर वंस। यानी कि वो क्यों, अगर आप सेंटेंस को सही से पढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या निकल के आता है कि वो क्यों जो है हमेशा अपने नजदीकी लोगों से, अपने नजदीकी लोगों से क्यों जो है वो हमेशा अपना रिश्ता तोड़ देती है। तो रिश्ता तोड़ने के लिए क्या होता है, ब्रेकआउट होता है, नहीं ब्रेकअप होता है। ये तो मुझसे भी बेहतर आप सब जानते होंगे। हाँ, ब्रेकअप होता है। ब्रेकआउट का जो मतलब है ये होता है किसी भी चीज का सडनली होना, या फिर आप कह सकते हैं किसी भी सडन स्टार्ट को बताने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रेकआउट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ फायर ब्रोक आउट इन द फैक्ट्री, यानी फैक्ट्री में क्या हुआ, अचानक से आग लग गई। और इसका दूसरा भी मीनिंग होता है, उसका मतलब होता है स्केप होना। यानी जो ब्रेकआउट है इसका और एक सेंस में यूज होता है, जो कि क्या होता है, किसी भी चीज से बच निकलना। फॉर एग्जाम्पल, 3 prisoners managed to break out from the jail।
तो यानी कि 3 कैदी जो है वो क्या हुए, जेल से फरार हो गए। तो ब्रेकआउट का जो मीनिंग होता है वो सडन स्टार्ट होता है या फिर स्केप होता है। तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट है ये जो है गलत इस्तेमाल किया गया था, और यहाँ जो करेक्ट आंसर होना चाहिए था वो ब्रेकअप होना चाहिए था, यानी रिश्ता खत्म करना। चलिए दूसरे सेंटेंसेस में जो यूज हुए फ्रेजल वर्ब्स है उनको भी एक बार देख लेते हैं। टू अर्न अ सिग्निफिकेंट प्रॉफिट यू आर एडवाइज टू डील इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, यानी डील इन ये जो है आपका फ्रेजल वर्ब है। डील इन का मतलब क्या होता है, ट्रेड करना यानी व्यापार करना। यू आर एडवाइज टू ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। क्लीन अप द मेस, क्लीन अप का मतलब क्या होता है, उसको खत्म करना या फिर साफ करना। क्लीन अप द मेस इन द किचन, यानी किचन में जो भी मेस है, जो भी भसड़ तुमने मचाई है उसको क्या करो, साफ करो। फिर लास्ट ऑप्शन है वी लुक फॉरवर्ड टू। अब यहाँ पे देखिए लुक फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, एक्सपेक्ट करना, ठीक है। यानी कि वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू ड्यूरिंग द इवेंट, यानी कि हम जो है आपको इवेंट के दौरान मिलने का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है एक्सपेक्ट करना। और एक जो है आपको एक चीज है जो गलत यहाँ पे लग सकती है वो ये है कि टू के बाद में सीइंग कैसे आया। हमने तो पढ़ रखा है कि टू के बाद में हमेशा V1 फॉर्म आता है, पर यहाँ पे दोस्तों ये जो है एक एक्सेप्शन है। लुक फॉरवर्ड टू के बाद में हमेशा ही, लुक फॉरवर्ड टू के बाद में जो भी एक वर्ब आएगा वो हमेशा ही क्या आएगा, वो हमेशा ही ING फॉर्म में आएगा। तो इस चीज को हमेशा जो है याद रखिएगा। SSC कई बार ये सवाल भी जो है दे देती है जहां पे बच्चे अक्सर जो है गलत करके आते हैं। दोस्तों 12th क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि जो भी पैसेज दिया हुआ है उसमें जो 2 ब्लैंक है उनमें हमें सही आंसर को फिल करना है। तो चलिए एक बार पैसेज को पढ़ते हैं। जोहान्स गुटेनबर्ग इन्वेंटेड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस दैट कुड प्रिंट थाउजेंड्स ऑफ डैश अ डे। जोहान्स गुटेनबर्ग ने दुनिया का पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है आविष्कार किया था, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था, जो एक ही दिन में क्या कर सकता था, थाउजेंड्स ऑफ क्या चीजों को प्रिंट कर सकता था। तो थाउजेंड्स ऑफ शीट, लीफ, साइड्स, पेजेस, क्या तो थाउजेंड्स ऑफ पेजेस को ही तो प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 1 अगर आपने देखा, आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि एक ब्लैंक का अगर आपको सही आंसर मिल जाता है तो दूसरे ब्लैंक का भी करेक्ट आंसर जो है ऑटोमेटिकली आपको जो है मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट पेजेस और मोर ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जोहान्स गुटेनबर्ग ने दुनिया का पहला प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था जो क्या कर सकता था, एक ही दिन में thousands of pages को प्रिंट कर सकता था। This made books cheaper and information more widely available। दोस्तों 13th क्वेश्चन में हमें एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसको 4 भागों में तोड़ा गया है और इनमें से किसी एक पार्ट में क्या है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है। तो हमें उस पार्ट को आइडेंटिफाई करना है जिसमें कोई भी ग्रामेटिकल एरर हमको दिखाई दे। तो यहाँ एक बार चलिए सेंटेंस को पढ़ते हैं। ऑल्दो शी इज यूजुअली रूड विद एवरीवन, यानी कि वो हमेशा क्या रहती है, वो हमेशा ही जो है, यद्यपि वो हमेशा ही दूसरों के साथ में रूड रहती है, यानी कि काफी ज्यादा रूड रहती है। शी बिहेव नाइस विथ ऑल ऑफ अस टुडे, पर उसने आज क्या किया, आज जो है उसने हम सब के साथ में अच्छे से बिहेव किया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस वाले पार्ट में, इस पार्ट में क्या नजर आ रहा है, शी बिहेव्ड, उसने बिहेव किया, पर कैसे बिहेव किया, नाइस। यानी यहाँ पे ये जो शब्द नाइस है वो यूज हुआ है इस वर्ब के लिए, यानी उसने बिहेव किया तो कैसे बिहेव किया। अब आपको पता होगा किसी भी वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए जो भी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। और ये जो नाइस है वो क्या है, क्या वो एडवर्ब है, नहीं, ये जो है एडजेक्टिव की तरह है, ठीक है। ये जो है एक एडजेक्टिव है। किसी भी एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाने के लिए उसमें क्या करना पड़ता है, उसमें ly जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे ये जो नाइस है वो एक एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, जबकि उसको होना चाहिए था उसके एडवर्ब फॉर्म में। तो यहाँ पे नाइस ना होकर के नाइसली होना चाहिए था। तो इसलिए यहाँ जो करेक्ट जवाब होगा, यानी वो पार्ट जिसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है वो 3rd वन है, ऑप्शन नंबर 3rd, शी बिहेव्ड नाइस। यहाँ नाइस ना होकर के शी बिहेव्ड नाइसली होना चाहिए था। दोस्तों 14th क्वेश्चन है, आई कैन नॉट सी विदाउट माई ग्लासेस, मैं अपने ग्लासेस के बिना नहीं देख सकता हूं। तो यहाँ पे ये जो अंडरलाइन वर्ड है इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या है वो आपको बताना है। तो यहाँ मैं अपने ग्लासेस के बिना नहीं देख सकता हूं, मैं अपने ग्लासेस के बिना नहीं देख सकता, ये जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ग्लासेस का क्या मतलब बनता है, सीधा सा वो जो हम क्या करते हैं, जो चश्मा पहनते हैं। और चश्मा क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, हमारे आंखों का जो भी विजन होता है उसके सारे डिफेक्ट्स को करेक्ट करने का काम करता है। तो यहाँ बिना किसी डाउट के जो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15th क्वेश्चन में दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं इनका एंटोनिम बताना है क्या होगा। तो यहाँ कौन कौन से शब्द हैं, कैप्टिवेटिंग और अनफॉरगेटेबल, दोनों का ही मतलब होता है काफी ज्यादा अट्रैक्टिव। कैप्टिवेटिंग का तो एग्जैक्ट मीनिंग होता है अट्रैक्टिव, ठीक है।
और अनफॉरगेटेबल का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज जिसको आप भूल ना पाए। तो आप किस चीज को भूल नहीं पाएंगे, कोई ऐसी चीज जो क्या हो, अट्रैक्टिव हो। तो यहाँ दोनों का जो मोटा मोटी मीनिंग है वो क्या है, सेम निकल के आता है, अट्रैक्टिव या फिर बहुत ज्यादा प्लीजिंग, वेरी प्लीजिंग। ठीक, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इन दोनों का ही अपोजिट मीनिंग बताना है। तो कोई चीज जो बहुत प्लीजिंग है, इसका मीनिंग क्या, इसका अपोजिट क्या हो सकता है कि कोई चीज जो आपको बिल्कुल भी पसंद ना आए। तो चलिए देखते हैं कौन सा आंसर करेक्ट होगा। दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन है टैंटलाइजिंग। टैंटलाइजिंग का मतलब होता है टेम्पटिंग। टेम्पटिंग मतलब क्या हो गया, वही फिर से जो कोई भी चीज जो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो। टेम्पटेशन यानी काफी ज्यादा अट्रैक्शन, आकर्षण। फिर रिलेटेबल, तो रिलेटेबल का मतलब क्या होता है, कुछ भी संबंधित चीज। तो यहाँ पे तो इसका कोई भी सेंस नहीं बन रहा है। रिपग्नेंट, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है ऑफेंसिव या रिपल्सिव। ऑफेंसिव या रिपल्सिव। तो यहाँ पे कोई ऐसी चीज जो आप क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, कैप्टिवेट कर रही है। और रिपल्सिव, रिपल्सिव का क्या मतलब होता है, कोई चीज जो आपको वापस दूर भेजे, ठीक है, रिपल्स करे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 रिपग्नेंट हो जाएगा। और करिश्मेटिक का क्या मतलब होता है, काफी ज्यादा करिश्माई इंसान, ठीक है, जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता हो। तो यहाँ पे भी जो है करिश्मेटिक का भी सेम सेम मीनिंग बनता है। तो यहाँ इस क्वेश्चन के थ्रू आपको कैप्टिवेटिंग का एंटोनिम मिल गया, जो कि क्या है, रिपग्नेंट हो सकता है, ऑफेंसिव या फिर रिपल्सिव हो सकता है। और साथ ही इसके कुछ सिनोनिम्स भी देखने को मिल गए, जैसे कि प्लीजिंग, अट्रैक्टिव, करिश्मेटिक और टेंटलाइजिंग। दोस्तों 16th क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि ये जो गिवन अंडरलाइन वर्ड है इसका करेक्ट स्पेलिंग बताना है। तो यहाँ चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं। ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया अपीयर लॉस्ट इन द फिजिकल एक्सरसाइज ऑफ फाइटिंग इलेक्शंस। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमें क्या करना है, अपीयर का स्पेलिंग बताना है। और अपीयर का तो बड़ा सिंपल सा स्पेलिंग होता है APPEAR। तो विदाउट एनी डाउट ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 17th क्वेश्चन है। अब इसमें हमें क्या करना है कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है इसका करेक्ट सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है वो हमें देख करके बताना है। तो यहाँ सेंटेंस है, आई लॉन्ग फ्रॉम ट्रैवल आउटसाइड द कंट्री। यानी कि मैं क्या करना चाहता हूं, देश के बाहर, आउटसाइड द कंट्री, इस देश से बाहर क्या करना चाहता हूं, ट्रैवल करना चाहता हूं। तो यहाँ इस सेंटेंस में आप क्या कर रहे हैं, अपने डिजायर को बता रहे हैं, ठीक है, डिजायर को बता रहे हैं। और डिजायर के बारे में बात करने के लिए हमेशा याद रखिएगा कि क्या करते हैं हम, लॉन्ग के साथ में, फ्रॉम का नहीं, लॉन्ग के साथ में लॉन्ग टू का यूज करते हैं। तो यहाँ लॉन्ग टू का मतलब होता है डिजायर करना। क्या करना, डिजायर करना। सो आई लॉन्ग टू ट्रैवल आउटसाइड द कंट्री, इसका मतलब है मैं डिजायर करता हूं, आई डिजायर टू ट्रैवल आउटसाइड द कंट्री। ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाकी सारे आंसर्स क्या होंगे, बाकी सारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। तो दोस्तों 18th क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस वर्ड का एंटोनिम बताना है, अपोजिट मीनिंग बताना है। तो कौन सा वर्ड है, ट्रायम्फ। अब दोस्तों ट्रायम्फ का मतलब होता है क्या, विक्ट्री। ट्रायम्फ मतलब क्या होता है, जीत या विजय, विक्ट्री या फिर सक्सेस, सफलता। अब इसका अपोजिट क्या हो सकता है, तो सक्सेस या विक्ट्री का अपोजिट क्या हो सकता है, फेलियर। ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 19th क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि ये जो गिवन सेंटेंस है इसको क्या करना है, एक करेक्ट इडियम की मदद से रिप्लेस करना है। तो यहाँ चलिए एक बार सेंटेंस को पढ़ते हैं। शी इज समवन हु ऑलवेज डिस्करेजेस आवर enthusiasm, therefore we have decided to keep our distance from her। यानी कि वो एक ऐसा इंसान है जो क्या करता है, हमेशा हमारे मनोबल को क्या करता है, कम कर देता है। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि इस बार हम उससे क्या रहेंगे, दूर रहेंगे। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान जो हमेशा आपके मनोबल को कम करता हो, ऐसे इंसान के लिए आप कौन सा इडियम यूज कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है अ 9 days वॉन्डर। 9 days वॉन्डर का मतलब क्या है कि सिर्फ 9 दिन की कह सकते हो चांदनी, जैसे होता है ना 4 दिन की चांदनी है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे इंग्लिश में क्या है, 9 दिन का वॉन्डर है, 9 दिन का जो है कह सकते हैं आश्चर्य का कारण है। तो यहाँ पे पूरे हमेशा के लिए है नहीं। तो यहाँ अब 9 days वॉन्डर का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आपको क्या है, शॉर्टली या ब्रीफली क्या करती हो, अट्रैक्ट करती हो। तो समथिंग विच अट्रैक्ट्स यू ब्रीफली। फिर अ फिश आउट ऑफ वाटर, इसका मतलब है क्या, इसका मतलब है अनकंफर्टेबल सिचुएशन। अगर आप फिश को पानी से बाहर निकाल देंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो काफी ज्यादा क्या हो जाएगी, अनकंफर्टेबल महसूस करेगी, ठीक है। तो अनकंफर्टेबल सिचुएशन होता है। और अ वेट ब्लैंकेट, अ वेट ब्लैंकेट, कोई आदमी जो है बढ़िया से चल रहा है, अच्छा मूड है उसका, पर उसके ऊपर अगर आप वेट ब्लैंकेट डाल देंगे तो उसका मूड क्या हो जाएगा, उसका मूड कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा ना, और वो आपके भी मूड को क्या करेगा, खराब कर देगा। तो यहाँ पे
ये जो ऑप्शन है ये जो है आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी एक ऐसा इंसान, वेट ब्लैंकेट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो हमेशा आपके मनोबल को क्या करता हो, कम करता हो। और अ कैश काउ इसका क्या मतलब है, और अ कैश काउ इसका मतलब है कोई भी प्रॉफिटेबल रिसोर्स, यानी कोई ऐसा सोर्स जहां से आपको क्या आता हो, प्रॉफिट आता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा वो बताना है। सो क्या है, अ बिल्डिंग वेयर एनिमल्स आर बचर्ड, यानी एक ऐसा बिल्डिंग जहां एनिमल्स को बचर किया जाता हो यानी काटा जाता हो। तो इसके लिए आप क्या कहते हैं, ऐसे बिल्डिंग को हिंदी में हम तो क्या कहते हैं, कसाई खाना कहते हैं, पर इंग्लिश में क्या बोलेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, डिकांटर। डिकांटर का मतलब होता है कोई एक ऐसा वेसल जहां पे क्या है, जहां पे लिक्विड रखा जाता हो, तो इसका मतलब है लिक्विड वेसल। और दूसरा ऑप्शन अबटॉयर। अबटॉयर का मतलब होता है कसाई खाना। तो ये जो है आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, अबटॉयर। अबटॉयर का मतलब क्या होता है, कसाई खाना। फिर तीसरा मीनिंग है बरो। बरो का क्या मतलब होता है, कोई एक ऐसा, आपने देखा होगा खरगोश या फिर कई सारे ऐसे सांप वगैरह होते हैं जो क्या करते हैं, बिल बना करके क्या करते हैं, रहते हैं। तो बरो का क्या मतलब होता है, बिल, कोई ऐसा बिल जो जानवरों के द्वारा बनाया गया हो। फिर चौथा ऑप्शन है सिमेट्री। सिमेट्री का क्या मतलब है, सिमेट्री का मतलब होता है ग्रेवयार्ड, यानी जहां पे क्या है, लाशें वगैरह दफन की जाती हों, ग्रेवयार्ड। तो दोस्तों चलिए अब कंप्रहेंशन के क्वेश्चंस को डील करते हैं। कंप्रहेंशन के क्वेश्चंस में आपको पता होगा कि एक पैराग्राफ दिया जाता है और जिसमें अलग अलग जगहों पे ब्लैंक्स होते हैं, उन ब्लैंक्स को आपको क्या करना रहता है, फिल करना रहता है। और करीब 5 ब्लैंक्स होते हैं और हर एक क्वेश्चन को, हर एक ब्लैंक को एक क्वेश्चन की तरह देखा जाता है कि इस ब्लैंक में क्या आंसर आएगा। और आखिरी के 21 से 5 क्वेश्चन में, ये जो है पर्टिकुलरली एमटीएस वालों के लिए बता रहा हूं कि 21 से 25 तक के जो 5 क्वेश्चंस होते हैं कंप्रहेंशन क्वेश्चंस में, उनको बांट दिया जाता है और आपको करेक्ट आंसर बताना रहता है हर एक ब्लैंक में क्या होगा। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या आएगा। सो गॉडेस शैलपुत्री इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ गॉडेस दुर्गा हु इज वर्शिप्ड डैश नवरात्रि। गॉडेस शैलपुत्री क्या है, वो दुर्गा जी का पहला फॉर्म है, पहला रूप है, जिनको क्या किया जाता है, नवरात्रि में पूजा जाता है। अब नवरात्रि में पूजा जाता है, नवरात्रि के दौरान पूजा जाता है, कौन सा प्रपोजिशन सही होगा। सो हु इज वर्शिप्ड बाय नवरात्रि, यानी नवरात्रि के द्वारा पूजा जाता है, नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। हु इज वर्शिप टू नवरात्रि, ये भी कोई सेंस नहीं बना रहा है। हु इज वर्शिप्ड अमॉन्ग नवरात्रि, इसका भी कोई मतलब नहीं बन रहा है। हु इज वर्शिप्ड ड्यूरिंग नवरात्रि, ड्यूरिंग का क्या मतलब होता है, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, ठीक है, कि नवरात्रि के दौरान इनको क्या किया जाता है, पूजा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट आंसर होगा। फिर दूसरे ब्लैंक में, इन दिस फॉर्म शी इज वर्शिप्ड एज द डॉटर ऑफ डैश हिमालयास, और माँ दुर्गा को शैलपुत्री के रूप में किस तरह से पूजा जाता है, हिमालयास के, यानी हिमालय की, हिम की बेटी की तरह पूजा जाता है। तो यहाँ पे डॉटर ऑफ डैश हिमालयास, डॉटर ऑफ क्या, डॉटर ऑफ आ हिमालय, एन हिमालय, या फिर कोई आर्टिकल यूज होगा, या फिर द हिमालय, क्या होगा। तो हिमालय क्या है, अगर आपको पता है, आर्टिकल्स आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि हिमालय क्या है, एक माउंटेन रेंज का नाम है, माउंटेन रेंज का नाम है। और कोई भी फेमस माउंटेन रेंज हो गया, सी है, ओशन है, इनके नाम के साथ में हमेशा क्या आता है, हमेशा जो है आर्टिकल द आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, शी इज द गॉडेस डैश नेचर, यानी कि वो क्या है, नेचर की देवी है। अगर आप देखेंगे तो गॉडेस देवी और फिर बाद में नेचर के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है, कहीं ना कहीं यही तो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या है, नेचर की देवी है, नेचर की देवी है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमें क्या करना है, एक पोसेसिव रिलेशन को बताना है। क्या, पोसेसिव रिलेशन को बताना है। तो पोसेसिव रिलेशन को बताने के लिए या फिर किसी भी चीज के ऊपर पोजेशन को बताने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऑफ का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 ऑफ होगा, शी इज द गॉडेस ऑफ नेचर। तो यहाँ अगर आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा इस सेंटेंस में हम एक बिलीफ के बारे में बात करना चाहते हैं, ठीक है, बिलीफ के बारे में बात करना चाहते हैं। तो बिलीफ के बारे में या फिर किसी भी फैक्ट के बारे में बात करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में शी के साथ में जो वर्ब आता है वो कैसा रहता है, उसके साथ में यस या ईएस लगा होता है। तो यहाँ पे राइट के साथ में क्या आना चाहिए, यस आना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, शी राइड्स अ बुल एंड होल्ड्स अ ट्राइडेंट। और या फिर यहां से आप ये देख सकते हैं कि ये जो 2 वर्ब्स हैं, एक तो राइड करना हो गया, ठीक है,
और दूसरा होल्ड हो गया यानी पकड़ना। अब यहाँ पे ये दोनों ही जुड़े हैं किससे? एंड से। और आपको पता है कि एंड एक ऐसा कंजंक्शन है जिसके दोनों ही साइड पे जो चीजें रहती हैं वो कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे अगर वर्ब के साथ में यस आया है तो दूसरे साइड में भी वर्ब के साथ में क्या आना चाहिए? यस आना चाहिए। तो यहाँ से आप ये वाला लॉजिक भी जो है यूज कर सकते हैं। सो फाइनली दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, दुर्गा इज अ डैश डिटी हु इज ऑल्सो नॉन एज आदिशक्ति। यानी कि दुर्गा एक ऐसी डिटी है, डिटी मतलब क्या होता है? देवी, ठीक है, गॉडेस या फिर भगवान, ठीक है। ये दोनों ही देवी देवताओं दोनों के लिए यूज हो जाता है डिटी शब्द। सो दुर्गा जी एक ऐसी देवी हैं हु इज ऑल्सो नॉन एज आदिशक्ति। पर कैसी देवी हैं? ठीक है, दुर्गा जी डिटी हैं, पर किस तरह के डिटी हैं? यानी उनके एडजेक्टिव्स क्या क्या हैं, उनके एडजेक्टिव्स, उनकी क्वालिटीज क्या क्या हैं। तो यहाँ पे उनकी क्वालिटीज को लिस्ट किया गया है, ठीक है। पर यहाँ पे क्या आप ऐसे ही किसी भी एडजेक्टिव को कहीं पे भी रख देंगे? नहीं, इन सभी एडजेक्टिव्स को लिखने का एक क्या होता है? अरेंजमेंट होता है, एक ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव को फॉलो करना पड़ेगा। अब ये जो एडजेक्टिव्स हैं ये किस ऑर्डर में लिखे जाते हैं, चलिए बताता हूं। तो सबसे पहले आप इस शब्द को याद रखिए, ओसस कॉम्प, सीओ एमपी, यहां पे लिख देता हूं एमपी, ओसस कॉम्प। अब यहाँ ओ से मतलब होता है ओपिनियन, ठीक है, कि आपके ओपिनियन में क्या चीज कैसी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डिलीशियस, लवली, नाइस, कूल। तो कोई भी इंसान या फिर कोई भी चीज डिलीशियस हो सकती है, लवली हो सकती है, टेस्टी हो सकती है। ये सब क्या होता है? हमारा खुद का ओपिनियन होता है। फिर दूसरा है उस चीज का साइज, कि कोई चीज कैसा है, छोटा है या फिर लंबा है, टॉल है, कैसा है, ठीक है। फिर ए से आता है एज, यानी वो कितना पुराना है, ठीक है, कब का है। फिर दूसरा आता है शेप। शेप में क्या हो गया कि हम उसके वेट के बारे में या फिर लेंथ सब के बारे में बात करते हैं, ठीक है। शेप के बारे में बात करते हैं कि वो चीज कैसा है, राउंड है, स्क्वायर है, लॉन्ग है, फैट है, कैसा है। फिर सी से होता है कलर, कि उस चीज का कलर क्या है, ठीक है। और तीसरा होता है, नेक्स्ट होता है ओरिजिन, यानी कि उसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ है, वो चीज कहाँ पे जो है उत्पन्न हुई थी, कहाँ पे उस चीज को ढूंढा गया था। इसके बाद में आता है मटेरियल, कि वो जो चीज है जिसकी बारे में आप बात कर रहे हैं वो किस चीज से बना हुआ है, किस मटेरियल से बना हुआ है। और फाइनली जो है होता है पर्पस, यानी उस चीज का पर्पस क्या है, हाँ, व्हाट इट इज यूज्ड फॉर, उसका पर्पस क्या है। जैसे अगर पेन है तो पेन इज यूज्ड फॉर राइटिंग, ठीक है। तो पर्पस क्या है किसी भी चीज का। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ क्या हुआ है, 3 शब्द दिए गए हैं, एक है पावरफुल, दूसरा है इंडियन और तीसरा है रेडियंट। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो पावरफुल, पावरफुल क्या है? पावरफुल कहीं ना कहीं एक तरह से क्या है? ओपिनियन है, ठीक है, ओपिनियन। अरे किसी के ओपिनियन में, किसी के हिसाब से माता दुर्गा ज्यादा शक्तिशाली है, किसी के हिसाब से भगवान हनुमान ना जो है ज्यादा शक्तिशाली है। तो ये क्या हो गया? हमारा खुद का ओपिनियन हो गया, ठीक। तो हमने अभी देखा ओपिनियन सबसे पहले आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक ही ऑप्शन है जिसमें जो है ओपिनियन पहले आया है, सॉरी, यहाँ तीसरे ऑप्शन में भी जो है पावरफुल आया है। तो यहाँ ये जो है दोनों ऑप्शंस जो है कहीं ना कहीं करेक्ट आंसर आपके होने वाले हैं, दो में से कोई एक। तो इसके बाद ओपिनियन हो गया। फिर दूसरा जो है वो क्या है? इंडियन है। अब इंडियन क्या है? इंडियन कहीं ना कहीं ओरिजिन है, ठीक है, कि किसी चीज का ओरिजिन कब कहाँ हुआ था। फिर तीसरा है रेडियंट। रेडियंट मतलब होता है काफी ज्यादा दीप्तिमान या फिर काफी ज्यादा शाइनी या कलरफुल। तो यहाँ कलरफुल होना, काफी ज्यादा शाइनी होना, वो भी कहीं ना कहीं कलर को ही तो बता रहा होता है। तो यहाँ पे ये जो रेडियंट हो गया ये आप मान सकते हैं कि कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से सबसे पहले कलर यानी रेडियंट आना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद में जो है क्या आना चाहिए? ओरिजिन आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें पावरफुल क्या है? पावरफुल आपका ओपिनियन है, रेडियंट आपका कह सकते हैं कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है और इंडियन आपके ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो फाइनली दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के ये 25 क्वेश्चंस आपको कैसे लगे और ओवरऑल ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप इस प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और अबाउट सेक्शन में दिया गया है।